हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे एक नया टॉपिक स्टार्ट और जिसका नाम रहेगा केमिकल रिएक्शन। अगर आपने केमिकल रिएक्शन 9th या 10th क्लास में पढ़ रखी है तो इजीली आप समझ जाओगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है और टेक्निकल चीज़ें भी हैं जो हमें एज इट इज़ याद भी रखनी पड़ेंगी। और ऑब्वियसली 9th-10th में सबने साइंस पढ़ रखी है तो उसको एक बार देख भी लीजिएगा उठा के, एनसीईआरटी स्पेशली। इसके अलावा हमारे साइंस के जो पीवाईक्यू हैं चैप्टर वाइज मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। इससे पहले हमने एसिड और बेस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ एक आपको पढ़ना पड़ेगा भाई कौन कौन से एसिड हैं, और कुछ हमारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद ही करनी पड़ेंगी, मतलब वो फिक्स्ड है। आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें रॉन्ग पूछा है। ऑक्सीजन का योग एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन का योग एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन मतलब लूज होना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का योग होगा ना वो एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है। मैं आपको बता दूँ, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। मतलब एक होता है ऐड होना, एक होता है कम होना। और ये हमारे एलिमेंट जब करते हैं तो अगर कोई लूज करता है तो रिडक्शन करते हैं, मतलब एक लूज करता है और एक रिसीव करता है। यहाँ पे पढ़िए, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का जो योग है या फिर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन कह लो, ये अभिक्रिया के दौरान ही होता है। ठीक है, निष्कासन मतलब लूज करना। ये ऑक्सीकरण कहलाता है, मतलब ऑक्सीडेशन कहलाता है। अपचयन क्या होता है? ये होता है रिडक्शन। रिडक्शन में इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, ऑक्सीजन निकलेगी, और इलेक्ट्रॉन का योग जो होगा वो एक अभिक्रिया के दौरान होगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। दोनों चीज़ पढ़िएगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का योग बनेगा, और इस क्रिया को कहते हैं अपचयन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन का जो योग होता है, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना जो होता है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती किस चीज़ पर? सांद्रण मतलब उस एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन पर, उसके उत्प्रेरक पर, तापमान पर या दबाव पर। तो रासायनिक अभिक्रिया दबाव पर कोई भी अफेक्ट नहीं करती। कैसे? कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि के साथ दर बढ़ जाती है, क्योंकि कंसंट्रेशन में वृद्धि से अणुओं के मध्य जो कॉलिजन होगा उसकी संख्या बढ़ जाएगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो दबाव पर उसकी दर निर्भर नहीं करती। केमिकल रिएक्शन की जो रेट होगी वो उसकी कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी जो सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन कितना है चीज़ों को एक्सेप्ट करने का, उसके उत्प्रेरक पर, तापमान पर, लेकिन दबाव पर नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है, तापमान क्या होता है? तापमान होता है ताप में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की भी दर बढ़ जाएगी, और उत्प्रेरक उपस्थिति से भी दर प्रभावित होती है, लेकिन दबाव से नहीं होगी। तो प्रेशर वहाँ पे करेक्ट है, दबाव ही बोलो आप। तो दबाव रासायनिक अभिक्रिया में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। उत्प्रेरक के विषय में क्या कथन सत्य है? वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, वह पदार्थ जो संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है, वह पदार्थ जो संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ा देता है, या वह पदार्थ जो अभिक्रिया में खप जाता है, मतलब मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो होगा ए और बी। वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा उत्प्रेरक के रूप में, या फिर संकीर्ण ऊर्जा को घटा देगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, उत्प्रेरक अभिकारकों और उत्पादों के मध्य जो संकीर्ण ऊर्जा होगी, जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी, वो कम करके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं कि ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, जो भी रिएक्शन होगी उसकी रेट को बढ़ा देगा, और जो उसकी ऊर्जा है उसको कम कर देगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस तरीके से नहीं हो सकती? एक तो ऑब्वियसली स्टेट में चेंज होगा, मतलब आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो तो उसकी पोजीशन या उसकी जो अवस्था है वो बदल जाएगी। रंग भी परिवर्तित हो सकता है, तापमान से भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो कोई परिवर्तन नहीं डालेगा। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो कोई कण उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, मतलब ना तो कोई मॉलिक्यूल बनेगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। तो जो पूरा द्रव्यमान है वो फिक्स रहेगा, इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान पर कोई भी असर नहीं होगा। हाँ, स्टेट ऑफ चेंज हो सकता है, मतलब अवस्था में परिवर्तन। कोई चीज़, कोई रिएक्शन अगर मतलब लिक्विड फॉर्म में है तो वो गैशियस में हो जाएगा, सॉलिड में हो जाएगा। गैस का भी निष्कासन होगा, उत्सर्जन ऑब्वियसली होगा। गंध में भी परिवर्तन हो सकता है, दो चीज़ों को मिला रहे हो तो उसकी स्मेल भी आएगी। रंग भी चेंज हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, और ध्वनि का उत्पन्न होना, मतलब एक पॉपअप साउंड भी हो सकती है, लेकिन जो द्रव्यमान है उसमें कोई असर नहीं होगा। सोडियम सल्फेट और बोरियम क्लोराइड के मध्य होने वाली प्रक्रिया कौन सी है या अभिक्रिया? या ये एक न्यूट्रलाइजेशन विस्थापन अभिक्रिया है, ये एक संयोजन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, या एक अपघटन अभिक्रिया है? देखो, सोडियम सल्फेट और बेरियम
बैरियम क्लोराइड, ठीक है, इन दोनों के बीच सोडियम सल्फेट का आपको पता ही है, और जो यहाँ पे बैरियम क्लोराइड है BaCl, अगर इन दोनों को मिला के कोई भी रिएक्शन करेंगे तो ये जो अभिक्रिया होगी ना, इनके बीच जो आयन्स होंगे, हाइड्रोजन जो आयन बनते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिससे नए पदार्थ बनेंगे और इसमें दोहरा विस्थापन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे? एक तो आपका सोडियम क्या है, ये सोडियम सल्फेट है, और एक है आपका बैरियम क्लोराइड। Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट है और BaCl2 बैरियम क्लोराइड है। जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा जो बैरियम है वो सल्फेट के साथ विस्थापन कर लेगा और BaSO4 बनाएगा, बैरियम सल्फेट बनाएगा, और जो हमारा सोडियम है वो कैल्शियम के साथ क्लोरीन के साथ करेगा, तो 2NaCl। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं वो ऐड हो जाएंगे, BaSO4 + 2NaCl। तो ये क्या होगा, दोहरा विस्थापन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों ही मॉलिक्यूल आपस में अभिक्रिया कर लेंगे। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लो के साथ जलता है, सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, इस पाउडर का नाम। ये तो क्वेश्चन रिपीटेड बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। इसमें होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के कारण क्या होता है कि आपका जो रिबन है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोई भी शीट है, अगर एक चमकदार अगर एक आप सफ़ेद लो के पास ले जाते हो तो जल जाता है और सफ़ेद पाउडर सा बन जाएगा, इसी का नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO3 जिसे हम कहते हैं। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्या है? ग्लूकोज में जो ऑक्सीडेशन होगा वो होगा आपका उष्मा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, उष्माक्षेपी प्रक्रम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, बी नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन पदार्थों का जो ऑक्सीडेशन होता है वो उष्माक्षेपी होता है और मतलब एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि हर हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन का तो निष्कासन होगा और उसमें से एनर्जी भी निकलेगी। तो यहाँ पर ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होगा वो उष्माक्षेपी होगा। एक्सोथर्मिक से याद रखिएगा उष्माक्षेपी है और एंडोथर्मिक से आपका उष्माशोषी है, ठीक है। उष्माशोषी ग्रहण करने वाला मतलब एनर्जी अपने अंदर लेगा, उष्माक्षेपी एनर्जी छोड़ने वाला। तो हाइड्रोकार्बन पदार्थों का जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो उष्मा को क्या करेगा, अपने अंदर लेगा, क्योंकि हर हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन होता है और ये निष्कासन ऊर्जा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, किस वजह से NaCl सोडियम क्लोराइड जो है उसका गलनांक ऊंचा होता है? क्यों होता है भाई? इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, वंडरवॉल का बॉन्ड और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है या सहसंयोजी बल है? इसमें जो है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। कैसे? इसने पूछा है NaCl सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड में सोडियम Na पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन है, तो स्थिर विद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं प्लस माइनस, और उत्पाद के बनने से एक आयनिक बॉन्ड बनता है, तो इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक अधिक होता है, ये क्या कारण है? इसका कारण है ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन, इसे कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जल में ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन होता है, मतलब पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, जो वंडरवॉल के बंधन की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। चूंकि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड में वंडरवॉल होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड दोनों याद रखिएगा, H2SO4 और आपका हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, इसमें क्या होगा कि वंडरवॉल बॉन्ड जो होता है, इसीलिए जल का क्वथनांक ज़्यादा होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी तुलना में जल का क्वथनांक अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट है, एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जल के एक अणु को अभिकारक में मिलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? एक ऐसी रासायनिक केमिकल रिएक्शन जिसमें जल के एक अणु को एक अभिकारक के रूप में मिलाया जाएगा, इसी को कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, फोटो नहीं है, कैटा नहीं है, इसमें वाटर के बारे में पूछा है और आपसे यही पूछा इस प्रक्रिया का नाम, तो इसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। ये है 2016 के क्वेश्चन है भाई। यदि एक निश्चित अभिक्रिया की दर और दर स्थिति की इकाई समान है तो अभिक्रिया क्या है? एक प्रॉपर आपकी अभिक्रिया जो रिएक्शन है उसकी रेट भी सही है और उसकी जो स्टेट है वो भी इकाई भी समान है, स्टेट यूनिट, तो इसकी कोटि होगी 0। कैसे? अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन R होती है और स्थिरता की इकाई रेट कांस्टेंट होगी, X होगी। जो भी हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक है, तो R रेट किसके इक्वल हो जाएगी? रिएक्टेंट के। अगर K = R है तो R = R है, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो 1 है, तो यहाँ पर जो A होगा, A की वैल्यू होगी, तो वो यहाँ पर =0 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर निश्चित अभिक्रिया की दर और दर स्थिति की इकाई समान है तो अभिक्रिया की कोटि भी क्या होगी? 0 होगी। एक पदार्थ को खुले में रखने पर हवा से नमी अवशोषित करने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं
प्रस्वेदन क्या होता है कि एक होता है परासरण, ये तो आपने पढ़ा होगा परासरण क्या होता है, शुष्कन क्या होता है। तो एक पदार्थ को अगर खुले में हवा में नमी में रखोगे तो इसके अवशोषित करने की जो क्वालिटीज़ हैं, इसके जो गुणधर्म हैं, उसी को प्रस्वेदन कहते हैं। प्राशरण होता है दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाले घोलों के बीच में एक विशेष प्रकाश की विसरण, जिसे डिफ्यूजन क्रिया कहते हैं, जो अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होती है, सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। शुष्कन क्या होता है, किसी वस्तु में जल का जो निष्कासन हुआ है अर्थात जो निर्जलीकरण है उसका होना। और एफ्लोरेसेंस क्या होता है, एक छिद्रपूर्ण सामग्री होती है, इसमें पोर होते हैं मटेरियल में, उस पर नमक का माइग्रेशन होता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि खुले में रखा है भाई हवा में नमी से अवशोषित करने के गुणधर्म को, तो इसको प्रस्वेदन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये आगे आ गया नेक्स्ट चैप्टर हमारा, तो इस चैप्टर को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया तो, और वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों के साथ। बाकी मैं आपको कराऊंगी जो मेन चीज़ें हैं उसको हम थ्योरी में भी करेंगे, एक बार ये PYQs होने दो। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।